हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जो कि हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग का लास्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके माइंड में क्लैरिटी रखना चाहूंगा कि व्हाट इज डेलीगेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि मेजर डाउट यही रहता है बच्चों का। बाकी ये सब तो हम रीड करके भी कर सकते हैं, बट मेजर डाउट है डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। डेलीगेशन का बेसिकली मतलब होता है ट्रांसफर करना। किस चीज को? अथॉरिटी को, अपनी पावर को ट्रांसफर कर देना। ठीक है ना। तो जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर वर्क को हम अपने सबऑर्डिनेट को असाइन कर देते हैं विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी विच क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना। एक निश्चित काम करने के लिए हमने क्या कर दी? अपनी पावर्स को दे दी। ठीक है, ताकि वो उस काम को कर सके। जैसे वो काम कंप्लीट हो जाएगा, यहां पर बात खत्म होगी। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ने लगता है तो उनके डिपार्टमेंट ज्यादा होने लगते हैं, उनके मतलब ब्रांचेस ज्यादा होने लगती हैं, तो वहां पर किसकी जरूरत होती है? हमें डिसेंट्रलाइजेशन की। किसकी? डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है, तो अपनी पावर को अलग अलग लेवल पर, रिस्पेक्टिव लेवल पर बांट देना और उनको डिसीजन मेकिंग पावर भी दे देना, उसको क्या बोला जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। और इन शॉर्ट बोला जाए तो जो डेलीगेशन है ये बहुत ज्यादा क्या है? नैरो है, वेरस डिसेंट्रलाइजेशन इज द वाइडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक निश्चित काम के लिए हमने पावर को ट्रांसफर करा तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, लेकिन एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने अथॉरिटी को दे दिया, ठीक है ना, विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम शुरू करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या, और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्या सेंट्रलाइजेशन के साथ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? ट्रांसफर करना। किस चीज को? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? पावर। ठीक है, तो मीनिंग रीड करेंगे। कह रहा है इट मींस द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। सबऑर्डिनेट कौन है? जो मेरे अंडर में है, उनको क्या कर देना? अथॉरिटी दे देना। ठीक है, लेकिन क्या? टू ऑपरेट, काम करिए विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, लेकिन वहां पर क्या रहेंगे? कुछ बाउंडेशंस रहेंगी। ठीक है ना। तो जिसी के कारण क्या होगी? वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसके कारण उसकी क्या बनेगी? आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी बेसिकली मतलब क्या है? जवाबदेहिता, कि आपको बताना होगा कि हो गया तो काम कैसे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इतनी बात क्लियर। तो इसी के तीन एलिमेंट्स हैं। क्या क्या? प्रोसेस एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। प्रोसेस बोला एलिमेंट किसका? डेलीगेशन। ARA, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले अथॉरिटी का मतलब मैंने बताया, इट मींस राइट टू टेक डिसीजन। निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? अथॉरिटी के अनुसार। वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? उस काम को क्या करना। ठीक है ना। इट मींस ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट गिवन वर्क। जो आपको काम मिला है वो आपका क्या है? उत्तरदायित्व है, वो आपकी क्या ऑब्लिगेशन है, वो आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो फिर आपकी क्या बनती होगी? अकाउंटेबिलिटी। तो इट मींस आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द असाइंड वर्क। जो आपको काम दिया गया है उसका एंड रिजल्ट के बारे में बताना, ये क्या रहेगी? आपकी आंसरेबिलिटी। इतनी बात क्लियर है कि डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, देन मीनिंग क्या और इनके क्या एलिमेंट्स है। क्या हम अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर सकते हैं? यस, बट पूरी तरीके से नहीं। क्या हम अकाउंटेबिलिटी, अपनी जवाबदेहिता ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को? कभी भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है? टॉप टू बॉटम। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैसे करेगी? टॉप टू बॉटम। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैसे करेगी? बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो डाउनवर्ड और ये क्या होगी? अपवर्ड्स। तो मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, और ये कैसे फ्लो करती है इसके बारे में समझ में आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है इसके एलिमेंट्स। अब हम बात जो करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करें तो उसके महत्व क्या है, फायदे क्या है। ठीक है, तो क्या कहता है डेलीगेशन? अपनी पावर को दे देना एक पर्टिकुलर काम करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है ना, विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उसको क्या बोला जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसके महत्व क्या है? सबसे पहला तो क्या होगा? रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वर्कलोड। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? टॉप ऑफिशियल्स। ठीक है ना, जो उच्च अधिकारी होते हैं। अगर उच्च अधिकारी मतलब जो सुपीरियर है, वो अपने काम को क्या कर दे? डेलीगेट कर दे। किसको? सबऑर्डिनेट्स को। तो उसका वर्कलोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो जो डेली रूटीन मैटर्स से निकलकर
एक कंपनी के जितने भी टॉप लेवल की बातें होती हैं उन पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा, ठीक है ना। अगर उसी को सारा काम करना पड़े फिर तो एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कभी भी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो डेलीगेशन से सबसे पहला क्या बेनिफिट है, रिड्यूस हो जाता है क्या, एग्जीक्यूटिव का, सुपीरियर का क्या वर्कलोड, ठीक है। दूसरा क्या करें, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट करेगा तो क्या एम्प्लॉय की डेवलपमेंट नहीं होगी, बिल्कुल होगी जी। एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट कैसे होगी, वो अपने स्किल्स को अच्छे से शो कर पाएगा, ठीक है ना, और जो भी उसकी कैपेसिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेगा, जिससे वो फ्यूचर मैनेजर बन सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्या फायदा है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी है, एम्प्लॉय का विकास भी है। तीसरा है क्विक एंड बेटर डिसीजंस आर पॉसिबल। क्विक मतलब शीघ्र, ठीक है, बेटर मतलब बढ़िया, अच्छा, ठीक है। तो अगर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को पावर ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी है, तो क्या बार बार उसको जाना पड़ेगा अपने सुपीरियर के पास पूछने के लिए, नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, क्विक डिसीजन वो खुद से ले सकता है, और अगर उसके अंदर वो स्किल्स है, अगर वो उसी काम को बार बार कर रहा है तो बेटर डिसीजन भी ले सकता है, और जिससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले क्या है, रिड्यूस हो जाता है एग्जीक्यूटिव वर्कलोड। दूसरा, एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट, क्विक एंड बेटर डिसीजंस आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट। अगला कह रहा है हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट। भाई कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा कि नहीं होगा सबऑर्डिनेट का, जब सुपीरियर अपने लेवल का काम किसको असाइन कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट को। किसको कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है ना। अभी यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने एक बच्चे को बुलाया, भाई चलो आपको मैं ऐसे बता रहा हूं, अब आप पढ़ाओ, और उसने उस बात को कर भी दिया या फिर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, अच्छा होगा। उसे भी लगेगा कि यार जो टॉप ऑफिशियल्स के लोग काम कर रहे थे वो काम हमें करने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनली मोरल क्या हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन, जो कि लास्ट पॉइंट है। तो बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने क्या बताया कि जो सुपीरियर है वो किसको डेलीगेट कर रहा है, अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहा है, और जो कि उसकी क्या बन रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट, हमारा कौन, सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब इसके पास क्या है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी परफॉर्मेंस को जितना बेहतर डिस्प्ले कर सकता है कर ले, जिससे क्या होगा, इसलिए फ्यूचर में हेल्प मिलेगी, और एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, रिलैक्स मिलेगा फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स वर्कलोड, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों के मध्य, अगर इन्होंने इनको दिया था, इन दोनों के बीच में क्या एस्टेब्लिश हो रहा है, एक बेटर कोऑर्डिनेशन, समन्वय क्या हो रहा है, बेहतर से बेहतर अच्छा एस्टेब्लिश हो रहा है, जिसके कारण पूरा बेनिफिट किसको मिलेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस करा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने क्लैरिटी शुरुआत में कर दी, फिर मैंने मीनिंग बताया अथॉरिटी डेलीगेशन का, उसके बाद इनके प्रोसेस या फिर एलिमेंट्स के, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, देन इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, जिसको आप कैसे रिटेन कर सकते हैं, री एमसीक्यू। आर से क्या है हमारा भाई, देखो आर 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 रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड, ठीक है। ई से हमारा क्या है, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। एम से क्या है, हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट। सी से क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन। क्यू से क्या है, क्विक एंड बेटर डिसीजंस आर पॉसिबल। तो यहां से मैंने लिया आर ई क्यू एम एंड सी। तो ये क्या हो गया, री एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको क्या हो गया, री, दोबारा से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, री एमसीक्यू। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मैं सिर्फ मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, डिसेंट्रलाइज को और अच्छे से बताऊंगा, और उसके इंपॉर्टेंस क्या हो उसके बारे में, इतना एक बार देखिए। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा अगला टॉपिक इसी पार्ट के अंदर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें मैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आपको वीडियो के बिगिनिंग में ही बता चुका था, जब मैंने डिफरेंशिएट करा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर आपको याद हो, अगर आपने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वहां पर भी इसका आपने ध्यान दिया होगा कि पावर इन फ्यू हैंड्स और पावर डेलीगेट हो जाती है अमंग द ऑल द लेवल्स एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा, देन इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या करना,
जकड़ के रखना, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उस चीज को क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना, ठीक है। तो कह रहा सेंट्रलाइजेशन, तो इट मींस कंसेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या था, पावर, फॉर किस चीज के लिए, डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल, मतलब यहां पर सारी की सारी पावर किसके हाथ में रहती है, टॉप लेवल, फ्यू हैंड्स। कई सारे लोग कहते हैं इसको फ्यू हैंड्स, फ्यू हैंड्स में हम किसका नाम लेते हैं, यहां पर हमने बता दिया टॉप लेवल, टॉप लेवल में सारे कौन आते हैं, डिसीजन मेकर्स आते हैं, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किसके पास है, हमारे टॉप लेवल के पास। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में अगर उसी पावर को हमने अलग अलग लेवल पर, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया और उनको फ्रीडम दे दी उस काम को करने की, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन कब अप्लाई होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या होने लगता है, ग्रो होने लगता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करे, इट मींस सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूशन of authority, systematic distribution of authority in all departments at all levels of management to take decision and perform action appropriate at respective level, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर हमने पावर को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल्स पर डेलीगेट कर दिया, सिस्टमेटिकली तरीके से दे दिया उनको, और उनको डिसीजन लेने की पावर दे दी, तो उसको क्या बोला जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। तो डेलीगेशन का मतलब क्या था, एक निश्चित काम करने के लिए हमने अपनी पावर दी थी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू डेलीगेशन विच इज अ नैरो टर्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आई होप। अब अगली बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो उसके सर महत्व क्या है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इज सिमिलर टू इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना, बट स्टिल हम इसको एक बार और समझते हैं। तो क्या करें, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल से हमने उसको अलग अलग लेवल पर उस पावर को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो क्या एक इनिशिएटिव, पहल क्षमता की भावना जागेगी सबऑर्डिनेट्स के बीच में, बिल्कुल, जिसके साथ साथ वो अपने आप को क्या कर पाएंगे, अपने बढ़िया टैलेंट को फ्यूचर में दिखा पाएंगे, बिल्कुल जी, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अगर हमने अलग अलग लेवल पर उस पावर को क्या कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स टास्क जो एक टॉप लेवल पे परफॉर्म किया जाता था, अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल पर करा जाता है, तो उस काम को वो सीखेंगे, जिससे क्या होंगे, फ्यूचर में अच्छे मैनेजर बनेंगे। तो मैनेजरियल, मैनेजमेंट का टैलेंट बढ़ गया, किस चीज के लिए, फ्यूचर के लिए। एक तो इनिशिएटिव होगा, जागेगा कि नहीं जागेगा सबऑर्डिनेट्स में, कि यार हमको अगर ये असाइन काम करा गया है तो हमारी पहल बनती है कि हम इस काम को और अच्छे तरीके से करें, ठीक है। और मैनेजरियल टैलेंट बढ़ जाएगा किस चीज के लिए, फ्यूचर के लिए। अगला कह रहा है क्विक डिसीजंस मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग होगा कि क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पूरी की पूरी पावर आपको दे दी गई है इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, इस डिपार्टमेंट में, इस लेवल पर, जिससे आप क्या कर सकते हो, शीघ्र निर्णय ले सकते हो फॉर बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। तो क्या कह रहा है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी भाई, बहुत सही बात है। अगला कह रहा है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। बिल्कुल, जो एक टॉप लेवल काम कर रहा था, उन्होंने अपनी पावर को किसको दे दी, डिसेंट्रलाइज कर दिया अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो इनको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। जो डेली रूटीन में वो फंसे हुए थे उस काम से वो क्या आ जाएंगे, निकल जाएंगे, जो कि उन्होंने काम किसको दे दिया, अलग अलग लेवल्स को, और वो भविष्य के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को और एक नए लेवल पर ले जा सकेंगे। तो रिलीफ मिलेगा किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, डेली रूटीन मैटर से हट जाएंगे और अपने जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। अगला कह रहा है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। फैसिलिटेट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, हेल्प। हेल्प करेगा किस चीज में, ग्रोथ करने में, विकास करने में, ठीक है ना, बढ़ने में, बिल्कुल करेगा। क्योंकि भैया हमने क्या कर दिया, हर एक काम को डिवाइड कर दिया। आज की डेट में अगर आप भी किसी भी काम को डिवाइड करके, प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके करते हैं, तो उस काम में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, ना कि इंक्रीमेंट होता है, ना कि डिक्रीमेंट होता है,
ठीक है, तो इससे क्या होगी, हमारी ग्रोथ भी होगी, किससे, डिसेंट्रलाइजेशन से। एंड द लास्ट वन इज बेटर कंट्रोल। हमने हर एक काम को क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, जिसके कारण हम इवैल्यूएशन, उसकी चेकिंग, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब बेसिकली क्या होता है, टू चेक द एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुआ है, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग क्या हो जाएगी, हमारी बेहतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, जिससे पूरा का पूरा बेनिफिट किसको मिलेगा, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि हमने इसमें 4 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च, ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक काम को क्या कर दिया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो हर एक काम को क्या कर दिया, असाइन करा गया है एट द रिस्पेक्टिव लेवल, एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जिसका एक मैनेजर होगा। तो जो जनरल मैनेजर है वो इनके सारे कामों को चेक करेगा, एवेल्युएट करेगा। इट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग, जिससे ग्रोथ भी होगी, रिलीफ भी मिलेगा, बेटर डिसीजन भी ले पाएंगे, बार बार इनको इनके पास आने की जरूरत नहीं है। टैलेंट फॉर द फ्यूचर, ये भविष्य में यही लोग बनेंगे मैनेजर। और एक इनिशिएटिव है, ये अपनी तरफ से भी दिखा सकते हैं कि हम इस काम को इससे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपने बता रखा है। ठीक है, आई होप कि ये इतनी बात समझ में होगी। सर रिटेन बता दो, ये क्या लिख दिया, डॉक्टर आई फिर जीटीबी। डॉक्टर आईजीटीबी क्या है, डी से हमने क्या रखा है, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन कैसे थे हमारी, क्विक। आर से क्या रखा हमने, रिलीफ। रिलीफ किसको मिलता था, टॉप मैनेजमेंट को। आई से क्या था, इनिशिएटिव क्या होता था, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। जी से हमारा क्या था, ग्रोथ, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। टी से हमारा क्या था, टैलेंट, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। और बी से क्या हमारा, बेटर कंट्रोल। आई होप कि ये सारी ही बातें आपको समझ में आई होगी। और एक और बार बता दो तो इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, उसके 3 एलिमेंट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देन उसके बाद हमने बात करी किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। उसके बाद हम पहुंचे सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन ये रहा, डिसेंट्रलाइजेशन ये रहा, देन इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इस वीडियो में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, तो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा है। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे अबाउट में मिल जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय, सी यू।